नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, सऊदी अरब पर हमला रुक नहीं रहा है बल्कि तेज हो गया है। सऊदी अरब जल रहा है। सऊदी अरब ने डिफेंस पैक्ट किया। उसने सोचा कि इसका फायदा मिलेगा, लेकिन फिलहाल कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके रिफाइनरीज पर लगातार अटैक हो रहे हैं। सऊदी अरब को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, टर्की को भी पता है कि सऊदी अरब के रिफाइनरीज पर जो हूतीज हमले कर रहे हैं, उनको फंड कौन करता है, उनको हथियार कौन देता है, उनको सपोर्ट कौन करता है? ईरान। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अभी ये कुछ कर सके। डिफेंस पैक्ट अभी तक बताया नहीं गया कि एक्चुअली हुआ क्या है। एक लाइन तो बोल दी गई, एक देश पर हमला, तीनों देशों पर हमला, लेकिन वो फिलहाल ग्राउंड पर कहीं नजर नहीं आ रहा होता हुआ। सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, इधर दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों अपना मस्त हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर क्या उथल पुथल मची है, इस पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है और इनके लॉजिक सुनना भी बड़े जरूरी है कि क्या लॉजिक देते हैं इस पर। लेट्स सी। अरामको की तेल की फैसिलिटी को और सऊदी अरब के अहम तरीन जो गैस का मंसूबा है, जो गैस की रिफाइनरी है, उसको हौसियों ने हिट किया। अब सऊदीया, पाकिस्तान, तुर्की का रद्द-ए-अमल क्या होने जा रहा है? तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल के हवाले से तो साफ साफ कह दिए दिफाई मुआहदा इसराइल के खिलाफ नहीं है। तो अब हालात किस तरफ जा रहे हैं और सीधे पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। अब ये वो जियोपॉलिटिकल क्रैकडाउन है जो इस मुमकिन अभी जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ उसके बाद सऊदी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। उसके बाद अभी तक सऊदी अरब की तरफ से तो खामोशी थी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ी जंग का आगाज हुआ चाहता है और जंग सऊदी अरब के बॉर्डर तक आन पहुंची है। यमनी हौसियों ने पेशकदमी की है और पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की के दिफाई मुआहदे के बाद यूं लग रहा है कि कोई एक फरीक तो चाहता है कि मामलात खराब हो। यमन की तरफ से बयान आया कि हम इस तरह के इत्तेहाद से खौफजदा नहीं है, आप जो मर्जी कर लें। अब इसमें ज़ाहिर है ईरान भी इनके पीछे है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का रद्द-ए-अमल क्या होगा? तुर्की ने तो इस मुआहदे पे देखे इसराइल के हवाले से साफ साफ ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा हमारा ये मुआहदा इसराइल के खिलाफ नहीं है, यानी वो तो बिल्कुल साइड पे हो जाए, बेगम हो जाए, उन्हें कोई खतरा नहीं। अब ये मुआहदा अमेरिका के खिलाफ भी नहीं है। खिते में अब रह गया पीछे यमन और ईरान, तो ये मुआहदा तो बरह रास्त उनके खिलाफ नजर आ रहा है। क्योंकि मक्का दिफाई मुआहदे के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। द सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज का ये मुआहदा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी इसके खद्दोखाल जारी करके कहा कि बिल्कुल अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, और जैसे ही किसी एक मुल्क पर हमला हुआ ये मुआहदा एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जो सरहदी तिजारत है वो तो बंद होनी है, जैसे अफगानिस्तान से हुई है, वो एक अलग बहरान। फिर जो सिविल वॉर का सबसे बड़ा खतरा है सियासी और मजहबी इंतशार मसले की बुनियादों पर, क्योंकि ईरान यमन पर हमला होने के बाद फिर इसराइल और अमेरिका के जो मुखालिफ ब्लॉक है, पाकिस्तान के मुखालिफ, वो शदीद मजहबी, सियासी, दाखिली और बदअमनी, सड़कों पर एहतजाज, फिरका वाराना कशीदगी। अब सऊदी अरब के ऊपर यमन के हौसियों ने ना सिर्फ हमला किया, पहले तो ये होता कि भाई अगर ये हमला हो जाता सिर्फ और हौसी जिम्मेदारी कबूल ना करते तो बहुत से लोग ये कहते कि ये कोई स्पॉइलर भी है, ये फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, ये कोई और फरीक है जो लड़वाना चाहता है। लेकिन जब हौसियों ने इसकी जिम्मेदारी खुद कबूल कर ली, जब अंसारुल्लाह के तर्जुमान ने आकर फौजी वर्दी में कह दिया कि ये हमला हमने किया है अरामको की जाजान की फैसिलिटी पर और एक और मकाम पर, तो इस सब के अंदर ये बाज़ाब्ता तौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फौजी कार्रवाई क्या उनके खिलाफ होगी अब, क्योंकि एटमी हथियारों के तबादले का भी उन्होंने साफ साफ कहा है। अमेरिका के खिते से निकलने के बाद के जो असरात, पावर वैक्यूम को फिल करना, ये तो बाद का मामला है। अभी जो ताज़ा तरीन हमले में पाकिस्तान पर अब असरात क्या होने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें इमरान खान की सेहत का मामला सबसे बड़ा और रिहाई का मामला, ये इस पर भी बात दोनों जुड़ी हुई हैं। अब नाज़रीन इकराम, पिछले दिनों क्या हुआ कि यमन के अंदर आपको पता है कि सऊदी अफवाज जो है वो यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के साथ मिलकर हौसियों के खिलाफ लड़ती है और ये बेसिकली एक कोएलिशन है दहशतगर्दी के खिलाफ। तो अब हौसियों ने रिसेंटली क्या किया, 2 दिन पहले, कि ये सऊदी कोएलिशन फोर्सेस के ऊपर एक हमला किया जिसमें 45 अफराद के मारे जाने की शुरू में इत्तलात आई और इसके बाद मंजरनामा यकसर तब्दील हुआ और ये खबर आई कि यमन के फौजी मारे गए हैं। क्योंकि ईरान पर अगर बराह रास्त हमला हुआ और पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया तो ये असरात पाकिस्तान पर आने। मुआशी बहरान, तवानाई का जो ब्लैक आउट है, ये जो अबनाए हरमज में से पाकिस्तान की 80% तेल और LNG आती है सऊदी अरब, कतर से और अरब अमारात से भी आती थी। अगर पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब के साथ मिलकर ये यमन या ईरान पर हमला होता है तो उसमें जाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत का जो बहरान है वो पाकिस्तान में आ जाएगा, जो हमने पहले तो नहीं देखा
क्योंकि अभी तक तो तेल मिलता रहा, 50 के करीब तो जहाज जंग में ईरान ने दिए, अभी भी सऊदी जहाज बाबुल मंदब से पाकिस्तान की तरफ आए हैं 2। बलोचिस्तान में फिर 900 किलोमीटर की सरहद ईरान से मिलती है, ये शदीद गैर मुस्तहकम होने का खतरा है। बलोचिस्तान में इस वक्त मुतहरक अलदम तंजीमें हैं, अस्करियत पसंद हैं, ये अफरा तफरी होगी, ज़ाहिर है वो मुकम्मल आज़ाद हो जाएंगी। इसके बाद नाज़रीन किराम बताया ये और ये होना है। पाकिस्तान एक ऐसी दोधारी तलवार पर चल रहा है, या मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूं, दोधारी तलवार पर चल नहीं रहा है, उसको दोधारी तलवार पर चलाया जा रहा है। और इसके पीछे पाकिस्तान खुद है, उसका लालच है। और वो लालच है बदलते वक्त के साथ अपने अब्बा को बदल लेना। कभी पाकिस्तान अब्बा बदलता है तो चीन हो जाता है, कभी पाकिस्तान अब्बा बदलता है तो अमेरिका हो जाता है, कभी कोई और हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये दुधारी तलवार पर चल रहा है। कटना इसको दोनों तरफ से, इस धार पर चले तब भी कटेगा, उस धार पर तब भी चलेगा। अब सिनेरियो देखिए, फर्ज कीजिए कि ये मना कर देता है कि नहीं जी, हम तो नहीं हमला करेंगे कहीं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम डिफेंस पैक्ट ऐसी की तैसी। और ये डिफेंस पैक्ट अमेरिका की वजह से हुआ है। अमेरिकन फोर्सेस की जगह वो पाकिस्तानी फोर्सेस को डिप्लॉय कराना चाहता है सऊदी अरबिया में, बाकी जगहों पर भी। कतर क्यों इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के साथ यही मुआहदा करने को? कल को इजिप्ट भी कर लेगा, कल को इसमें और भी शामिल हो जाएंगे। क्यों? ये सारे वो देश हैं, गौर करिएगा, ये सारे वो देश हैं जहां पर अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं। कतर हो, ये आपका इराक हो, मिस्र हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, हर जगह मौजूद है। अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता अपनी फौज के साथ यहां पर। उसकी रिप्लेसमेंट कौन होगी? आर्मी ऑन रेंट। और ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। तो फर्ज कीजिए कि अगर पाकिस्तान मना कर देता है कि नहीं, हम तो जो नहीं करेंगे ईरान पर हमला, या हम तो नहीं करेंगे हुद के ऊपर हमला, अमेरिका फौरन आईएमएफ को कहेगा कि इसको लोन मत दो, इसको बेल आउट मत दो। आईएमएफ का कंट्रोल इतना ज्यादा है पाकिस्तान पर कि पूछिए मत। एक एक फैसला, टैक्स बढ़ाना, बिजली के रेट बढ़ाना, गैस के रेट बढ़ाना, पेट्रोल के रेट बढ़ाना, ये आईएमएफ तय करता है, पाकिस्तान की सरकार नहीं तय करती। इतनी अंदर तक दखल है आईएमएफ की। तो आसिम मुनीर को भी पता है, शहबाज को भी पता है, हर एक पॉलिटिशियन को पता है पाकिस्तान में कि अगर आईएमएफ ने हाथ खींचा तो कंट्री को तबाह, बर्बाद, टुकड़े टुकड़े होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो फंस गया एक पे। दूसरा आप सिनेरियो फर्ज कीजिए कि ये अमेरिकन के बदले पाकिस्तान अपनी फौज हर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में तैनात कर देता है। सऊदी अरब में तो कर चुका है। ईरान से डायरेक्टली लड़ाई शुरू हो जाती है और पाकिस्तान को मजबूरी में उतरना पड़ता है, ट्रैप के तहत उतरना पड़ता है। पाकिस्तान को मजबूरी में ईरान पर हमला करना पड़ता है। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान के एक तरफ अफगानिस्तान है, वहां पर बॉर्डर हॉट है। पाकिस्तान के एक तरफ भारत है, वहां भी अच्छे हालात नहीं है। और जो तीसरा बॉर्डर है उसका, ईरान, वो भयंकर हॉट हो जाएगा। अब जरा सोचिए पाकिस्तान की हालत क्या होगी जब ईरानी मिसाइलें पाकिस्तान पर गिरने लगेंगी। हूतीज कह देंगे कि ये हमारा दुश्मन, हमास भी कहेगा कि पाकिस्तान ने तो ये धोखा दे दिया। तो पाकिस्तान दोनों तरफ से फंसा हुआ है और अपनी करनी की वजह से फंसा हुआ है, अपनी करतूतों की वजह से, अपनी लालच की वजह से फंसा। और देर न सबेर दोनों धार में से कोई एक धार पाकिस्तान को तो काटेगी, ये गारंटीड। बताया ये जा रहा है कि इंटेंस फाइटिंग जो है वो सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता फोर्सेज और अंसारुल्लाह जो है उसके दरमियान इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। मल्टीपल फ्रंट लाइंस जो हैं मुख्तलिफ महाजों पर तेज गवर्नरेट जो है, ये जो एरिया है ये तेज का एरिया है, ये गवर्नरेट है यमन का। और हौसीज जो हैं उन्होंने 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं मोखा में, और गवर्नरेट फोर्सेज जो हैं उन्होंने 15 ड्रोन जो हैं वो भी गिराए हैं, ये वहां पर कहना है इनका। अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई थी, हम बगलें बजा रहे थे भाई, वो महरूमी की रातें, तारीक रातें ख़त्म हो चुकी हैं, नया सूरज तलू हो चुका है। क्या हालात हो गए हैं। उसी पाकिस्तान को उसके साथ जंग करना पड़ी है, उनको राह रास्त पे लाने के लिए। वही हमें आज ब्लैकमेल करते हैं, वही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना मामलात में
99% उन्हीं का किरदार है। वो मुकम्मल तौर पर नाज़रीन कराम उस फिरा का जो एरिया है वहां पर भी वो अपना होवरिंग करता रहा और गवर्नमेंट का एयर डिफेंस जो है वो उसे शूट करने की कोशिशें करता रहा। सना रन अल मिस्रा ने ये बताया कि सऊदी ड्रोन जो है उसने गौर अल मशवत एरिया जो है सादा गवर्नरेट का उसको भी हिट किया है। और ये बेसिकली हौसियों का ही मीडिया जो कह रहा है कि सऊदी ड्रोन ने हौसियों की कुछ पोजीशंस को भी हिट किया है। और एस्केलेशन जो है नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि रीसेंट टाइम्स के अंदर ये जो तेज का गवर्नरेट एरिया है यहां पर ये हैवीएस्ट एक्सचेंज है, यानी अब तक की सबसे तबाहकुन और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन जो है नाज़रीन कराम वो यहां पर रिपोर्ट की गई है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसी से अंदाजा लगे आज ये नौबत आ चुकी है कि वही जो हुकूमत हम लाए थे जिसके बारे में हम कहते थे कि भाई इस्लाम का बोलबाला हो चुका है, अब बला बला क्या कलाबे हम मिलाते थे, आज उन्हीं की हुकूमत गिराने के लिए सरगर्म हो चुके हैं सारे के सारे। मुबैना तौर पर उसमें पाकिस्तान का किरदार फ्रंट फुट पे आ रहा है। इसके साथ ही साथ ये चीज भी काबिल गौर है कि सऊदी अरब जो है वो इस सारे मामले के अंदर क्या पोजीशन इख्तियार करता है। अभी तो चलें ये सारा कुछ यहां पर हो रहा है, लेकिन जो सऊदी अरब के अंदर ड्रोन हमले हुए हैं बेसिकली इसे एक टेस्टर के तौर पर कहा जा रहा है। इसराइल के एक मिनिस्टर ने कह दिया है कि सऊदिया जो है वो तुर्की भी हमारे खिलाफ बयान देता है, पाकिस्तान हमें तस्लीम नहीं करता, सऊदिया का उसके साथ मुआहिदा हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हमारे लिए एक मसला होगा। और अब इस एग्रीमेंट के लिए टेस्टर आ चुका है, लेकिन यमन के हौसियों की तरफ से आया है। पाकिस्तान इस सब के अंदर मेरी इत्तलात के मुताबिक अपनी डिप्लोमेसी कर रहा है ताकि मामलात को अफाम तफहीम से हल किया जा सके। शाम के मुतालिक, अच्छा ये तबका शाम सीरिया, उसमें बशार अल असद की हुकूमत जब गिराई गई थी और वहाँ पर जो साबिक जो दाइश दहशतगर्द अल जुलानी जिसकी सर की कीमत $10 मिलियन अमेरिका ने मुकर्रर की हुई थी। लेकिन अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो सवाल वही है कि पाकिस्तान और तुर्की कहां पर खड़े होंगे। वाज़े अंदाज में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी चूंकि इस मुआहदे के मंदरजात मंजर-ए-आम पर ला चुके हैं तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर है कि क्या हो सकता है इन द कमिंग डेज। अपना मुझे क्योंकि अब आप सोचकर देखिए पाकिस्तान ने कितनी इन द कमिंग डेज क्या हो सकता है बड़ा सिंपल है, दो ही ऑप्शंस हैं। इन द कमिंग डेज पाकिस्तान विड्रॉ कर लेगा, पाकिस्तान डर के मारे हमला नहीं करेगा, पाकिस्तान डर के मारे वहां पे शामिल नहीं होगा और बोलेगा कि ठीक है यार अब जो सऊदियों को करना है तुर्की को करना है करे यार, अब हम तो ना आ रहे इसमें। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि वो इस जंग में शामिल होगा। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब पाकिस्तान किसी और की जंग में कूदा है पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है, भयंकर नुकसान हुआ है। और मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान इस जंग में कूदे, मैं तो चाहता हूं कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे। और जिस दिन ये ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा उस दिन मजा आएगा, क्योंकि पता है कि उसके आगे क्या होने होगा। फिर ईरान की मिसाइलें लाहौर, रावलपिंडी, क्वेटा, केपीके, फैसलाबाद यहां गिरेंगी। और फिर वो ये नहीं देखेंगे कि कहां मार रहे हैं, वो तो सारे इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उड़ाएंगे। अब पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस कैसा है ये तो सबको पता चल चुका है, ईरान को भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन में क्या हुआ था, पाकिस्तानी एयर डिफेंस की क्या धज्जियां उड़ी थी। तो पाकिस्तान, इंतजार है पाकिस्तान। मुसीबत मोल ली है। आप सोचकर देखिए, क्या आप 1% भी सऊदी अरेबिया और ईरान में लड़ाई नहीं होगी इसकी गारंटी ले सकते हैं? आज जो सिनेरियो चल रही है, यानी ईरान की मिसाइलें सऊदी अरेबिया पर जाएंगी ही जाएंगी और जा भी रही हैं। और पाकिस्तान मैं समझता हूं कि इस रीजन में एक नई पावर बन के उभरा है, रिमार्केबल। लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान भी इसको क्लोजली वॉच तो कर रहा होगा, क्योंकि टेंशन तो है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। और हम लोग अब उन खबरों से इतने बोर हो गए हैं, लेकिन जा रहे हैं। क्या आपको यमन के अंदर एंटर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जिसे आप नहीं चाहते थे वो आपने एक बार को मना कर दिया। सऊदी अरेबिया इतना नाराज हुआ कि आपके साथ रिलेशंस खराब हो गए और आपके एक प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका गए हुए थे वहां आपके मतलब सऊदी प्रिंस का प्लेन लेकर गए हुए थे, सऊदी प्रिंस ने अपना प्लेन वापस बुला लिया और आपको एक चार्टर्ड प्लेन या पता नहीं कौन से वाले प्लेन के अंदर, पैसेंजर प्लेन था शायद, पैसेंजर प्लेन के अंदर वापस आना पड़ा। सोचकर देखिए डिफेंस पैक्ट का नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है।
ये भी तो एक इम्पैक्ट होता है ना कि अल्टीमेटली आप अपनी लड़ाई में दूसरे का फायदा उठाएं या ना उठाएं, दूसरे की लड़ाई में आपको जाना ही पड़ेगा। और जब दूसरे की लड़ाई में जाना पड़ेगा तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो बेफालतू में आपके ऊपर आएगी ही आएगी। अब टर्की की ग्रीस के साथ लड़ाई होगी ही होगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। टर्की की साइप्रस के साथ प्रॉब्लम है ही है, इजराइल की टर्की के साथ प्रॉब्लम है ही सऊदीया है। क्या करेगा सर? फिर सऊदीया क्या करेगा अगर टर्की पर अटैक हुआ? पाकिस्तान के तो चले, डॉलर दे दे, वो बोलेंगे सोल्जर्स भेजो। सऊदी क्या डॉलर दे करेगा? देगा, डॉलर दे देगा। ये भी तो मैं भी तो सोच रहा हूँ, सऊदी करेगा क्या? मुझे अब तक समझ में नहीं आया सऊदी करेगा क्या। सऊदी के पास डॉलर के अलावा है क्या? चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया बिल्कुल। और ये वैलिड पॉइंट है, मैंने भी कल परसों किसी वीडियो में ये बताया कि सऊदीया के पास स्ट्रेंथ नहीं है उतनी। तो सऊदीया के पास पैसे हैं तो वो पैसे फेंकेगा, वो टर्की को भी पैसे दे देगा, पाकिस्तान को भी दे देगा। टर्की के पास स्ट्रेंथ है, उसके पास भी पैसे नहीं है। उसके पास वेपन इंडस्ट्री है लेकिन उतने इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहां भी सऊदी पैसे देगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चीज है, अपनी गधों वाली जनसंख्या, सॉरी गधों वाली नहीं, मतलब पाकिस्तानियों की जनसंख्या, बड़ी लंबी चौड़ी फौज। खर्चा कैसे निकलेगा? भाड़े पर चलाओ। तो पाकिस्तानी फौजियों को भाड़े पर भेजा जाएगा। और ये बिल्कुल सटीक है। सऊदी अरब काहे अपने बंदों को मरवाएगा यार? ऑलरेडी वो कम है, जनसंख्या कम है उनकी। जब भाड़े पर मरने के लिए उसके पास पाकिस्तानी जवान मिल जाएंगे तो क्या दिक्कत है? आप बताइए। और ये होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये होगा। आज नहीं तो कल ये होगा। भाड़े पर भेजा है ना सऊदी अरब में अपने फौज को, अपनी एक स्क्वाड्रन को भेजा है ना। कल को अगर ईरान वहां पर मिसाइलें गिरानी शुरू कर दे और पाकिस्तानी फौज के लोग उसमें मारे जाएं तो भाई किसी और की लड़ाई में मरे ना आपके बंदे। और सबसे बड़ी बात, किसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्योस मचा हुआ है वो कम हो जाएगा? अगर ये क्योस बढ़ गया तब क्या होगा? पाकिस्तान अपना इंटरनल पहले संभालेगा या एक्सटर्नल जाके किसी और की मदद करेगा? पहले अपने घर में आग लगी आग को बुझाएगा या पड़ोसी के घर में लगी आग को या दूसरे देश में लगी आग को जो ठेका ले रखा है, फायर टेंडर ले रखा है उसका, उसको जाके फायर ब्रिगेड को लेकर जाएगा बुझाने के लिए? अगर वो वहां जाता है तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंसा है। लेट्स सी। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।